हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी क्या फाइंड करा रहा है, हमसे फाइंड करा रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें एक बात पता है, जो स्टैंडर्ड होती है वो क्या है, we know that charge on 1 coulomb, charge on 1 electron, charge on 1 electron, ये स्टैंडर्ड होता है और ये कांस्टेंट होता है। वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम इलेक्ट्रिसिटी का ना समझ के यूनिटरी मेथड का समझेंगे। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और हमें चार्जेस दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। तो हम इसमें ना यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है उसे हमेशा राइट साइड पे लिखना होता है। तो इस स्टेटमेंट को मैं रिवर्स करके लिख देता हूं, चेंज करके। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम चार्ज कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, मेरे को 1 कूलम में फाइंड करना है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब भी हम 1 के लिए निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो यानी 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे 1 कूलम्ब चार्ज में। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉरी डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगा लिया। ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 10 स्मॉलर नंबर है, एक 10 यहां से और ले लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 100/16 और यहाँ पे कर दूंगा मैं 10 की पावर 18। ठीक है, एक पावर मैंने इधर ले ली। 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 6 96, बचेगा 4। डेसिमल लगाया 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32, बचेगा 8, 0 लगा लेंगे, 16 5 जा 80 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 6.25 आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कंप्लीट होता है, यानी वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे वो 0.25 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के हम इसलिए लिख देते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 कितने में, 1 कूलम्ब चार्ज में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो हमारे 1 कूलम्ब चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको इसे यूनिटरी मेथड की तरह सॉल्व करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. तो देखो, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। अगर हम डाटा सिंबल की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन लगभग 50% हो जाता है। V कितना दिया है मेरे को, 12 वोल्ट। ठीक है, और मेरे को करंट कितनी दी है, करंट होती है I, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। तो मेरे को ये फाइंड क्या करा रहा है, बेसिकली ये फाइंड करा रहा है रेजिस्टर। तो सबसे पहले करंट को हम एम्पियर में कर लेंगे, 2.5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर। तो हमें पता है V, I और R के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अब हमें इसमें 3 अननोन होते हैं, कोई भी 2 एक बार में दे सकता है, तीसरा वाला हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू पुट करके। तो V कितना दिया है 12, I कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू R मुझे फाइंड करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 के अपॉन में चले जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 10 ये डेसिमल हटाया, 0 लगा लिया, ये आ गया 120
अपॉन 25 और 10 की पावर ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 से 24 को कट कर दो, 5 4 जा 20 डेसिमल 40 हो गया, 5 8 जा 40 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, 4.8 इंटू 4.8 और 10⁻³ लग रहा है तो इसको लिख देंगे बच्चों हम किलो ओम। तो रेजिस्टेंस ये हमारा आ चुका है। V इज इक्वल टू आई आर, ध्यान रखना ये ओम्स लॉ है, इसमें 3 अननोन होते हैं, कोई भी 2 वो दे सकता है, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। 100 वॉट क्या है, पावर। When it is operated on the 110 volt, what will be the power consumed? तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ना थोड़े से फॉर्मूले इस चैप्टर के बताना चाह रहा हूँ, जो कि 2 मिनट में ही आपको लर्न हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद करा होगा कि जो करंट होती है वो होती है चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड करंट। यानी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है कि अगर 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम्ब चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो पावर होता है द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, यानी पावर ये बताती है कि कौन वर्क को पहले कर रहा है। तो पावर का जो होता है वो टाइम से रिलेशन होता है, यानी यूनिट टाइम में जो हम वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हम इसको चेंज करेंगे। P इज इक्वल टू, देखो W की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, क्या हो जाएगी, VQ। W की जगह मैंने रख दिया VQ अपॉन T, पहले से ही है मेरे पास, तो Q अपॉन T बच्चों क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू VI। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पावर का फॉर्मूला। अब देखो इसको आपको ट्रांसपोजिशन करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। अगर मैं एक फॉर्मूला और है इस V के बाद, ध्यान रखना ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता ही है, ये हमारा इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्टिविटी से या लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आया, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो I की वैल्यू अगर मैं V अपॉन R रख दूं तो ये पावर का फॉर्मूला बदल जाता है V स्क्वायर अपॉन R, यानी I की जगह हम V अपॉन R रख देंगे तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन R। अगर मैं V की जगह IR रख दूं तो ये पावर का फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर R। तो इस टाइप से हम किसी भी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। जो बॉक्स में दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इनको आपको याद रखना। अब एक नेक्स्ट और आता है हीट या वर्क डन का फॉर्मूला हमारा फाइंड करने के लिए। तो पावर क्या होता है हमारा VI और पावर होता है हमारा W अपॉन T, क्योंकि वर्क डन को ही हम हीट बोलते हैं। W अपॉन T इज इक्वल टू VI। तो अगर मैं T को इधर ले जाऊंगा तो ये W आ जाएगा, वर्क डन हमारा VIT, V वोल्टेज, I करंट, और इसी को बच्चों बोलते हैं हम हीट, इसी को बोलते हैं हीट। और इस फॉर्मूले को भी आप चेंज कर सकते हो, जब I की जगह रख देंगे हम V अपॉन R तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, और अगर हम V की जगह IR रख देंगे तो हीट का फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT। और इससे ज्यादा हमारा कोई फॉर्मूले नहीं होते इस चैप्टर में। 3 फॉर्मूला, ये 4 और 5 फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहे हैं फॉर्मूले। मेरे को दिया हुआ है ये वॉट, तो यानी पावर मेरे को बच्चों दी हुई है P यानी 100 वॉट, और मेरे को वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहां से मैं फॉर्मूला जो लगाऊंगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R लगाऊंगा। अब आपको ये समझना है कि ये V स्क्वायर अपॉन R क्यों लगाया है, मैंने इसमें करंट क्यों नहीं निकाली। पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है VI। तो देखो यहाँ पे कह रहा है जो वो बल्ब है वो इतने वोल्ट पे और इतने वॉट पे ऑपरेटेड हो रहा है, फिर उसी बल्ब को मैं 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूं। तो बल्ब में जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, करंट डिपेंड करेगी वोल्टेज पे, जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज करेगी। तो जो स्टेबल पैरामीटर है दैट इज द रेजिस्टेंस। तो हम इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे।
तो यहाँ से अगर मैं R फाइंड करता हूँ तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन p, कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन p, वैल्यू रख देंगे। v कितना है हमारा 220 इंटू 220 अपॉन पावर है हमारी 100 वाट। तो 10 से 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 22 इंटू 22 ओम। ठीक है, अब इसी को मैं नेक्स्ट में यूज करूंगा। वो कह रहा है कि अब आप उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करिए। रेजिस्टेंस मेरे पास बच्चों आ चुका है कितना, 22 इंटू 22 ओम। अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, पावर पूछ रहा है कि अब बल्ब कितनी पावर लेगा। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। V हो जाएगा हमारा 110 इंटू 110 और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 22 इंटू 22। 11 से कट करेंगे 11 10 जा, और 11 से इसको करेंगे 11 2 जा, 11 10 जा और 11 2 जा, 2 से कट करेंगे 2 5 जा, 2 से इसको कट करेंगे 2 5 जा। तो नीचे तो 1 ही बचा है, ऊपर बचा है 5 इंटू 5 यानी 25 वॉट। यानी पहले बल्ब को अगर हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वो 100 वॉट ले रहा है, और अगर हम उसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो वो 25 वॉट लेगा। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इसमें आपको करंट नहीं निकालनी क्योंकि करंट V पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ओम्स लॉ के बेस पे हम ये क्वेश्चन लिए हैं हमने दोनों, इसमें 2 क्वेश्चन है एक ही के अंदर, और आपको क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं मैंने साइड में लिख दिए हैं, उन्हें आप देखते रहेंगे। ठीक है, वरना मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आपको लगेगा पता नहीं कहां से फॉर्मूला ये आया है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी करंट पूछ रहा है और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। आई मेरे को फाइंड करना है, तो V I R में रिलेशन होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R। तो V की वैल्यू कितना है 220, I हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 1200। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 220 अपॉन 1200 और हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0, 2 से कट करेंगे तो 11 और ये हो गया 60। तो यानी ये आ गया 11 अपॉन 60, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ I को 1.1 अपॉन 6, यानी ये कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 3 1.183 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना दिया है मेरे को 220 वोल्ट दिया है। कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना है मेरा 100 ओम। तो इस क्वेश्चन से आपको समझना भी है, वोल्टेज उसने सेम दिया है हमें दोनों केस में और रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है। तो जब रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारी करंट इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिकली उसी को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया था। V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर मैं I निकालूंगा तो कितना हो जाएगा V अपॉन R। V कितना है हमारा 220 अपॉन R कितना है हमारा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया था तो करंट इंक्रीज हो गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमारे 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत देर में और आराम से करेंगे जिससे इसी क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी वैल्यूज दी हुई है। तो फाइंड कराना, फाइंड टोटल करंट एंड द रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करा रहा है। बट हम इसके हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारे पैरेलल में होते हैं, यानी दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक ही जगह कनेक्ट होने चाहिए। तो वो हमारे क्या कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। यानी इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्ट है और इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड से भी कनेक्ट है। तो यानी ये आपस में पैरेलल है। और अगर एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट है और बाकी दोनों एंड फिर हमारे बैटरी से कनेक्ट है तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस का एक एंड ऐसे करके कनेक्ट है
और ये दोनों एंड फिर हमारे बैटरी से कनेक्ट है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा सीरीज होता है। और अगर रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि दोनों एंड एक एंड से कनेक्ट हो जाए और फिर दोनों के एंड बैटरी से जाके कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शंस। तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, जब हम सीरीज में देखते हैं तो जो करंट होती है वो सेम होती है, दोनों में सेम करंट जाएगी, लेकिन वोल्टेज दोनों में अलग अलग होंगे V1 V2, यानी ये वाला जो वोल्टेज है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में अगर हम देखें तो करंट डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में वोल्टेज सेम रहेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, सीरीज में करंट सेम होती है और वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सीरीज में, और पैरेलल में जो होते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो इससे नेक्स्ट फिगर में आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये दोनों पैरेलल में, पहले इन दोनों का अगर मैं एक कंबाइन रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं तो डायग्राम मेरा कैसे बन जाएगा, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट ऐसा हो जाएगा, ये और ये हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे इन तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच में बच्चों क्या कनेक्ट है, एमीटर कनेक्ट है। ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं ले लेता हूँ R6 और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ले लेता हूँ मैं R7। ठीक है। और जब इन दोनों को भी मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो ये दोनों जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, अब ये किस तरीके से कनेक्ट है, सीरीज में। तो अगर इन दोनों को भी मैं एक बना दूं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, R6 और R7 को भी मैंने एक में कंबाइन कर लिया, तो अब ये हमारा सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे को ये जो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R बोल रहे हैं जिसे, और ये आ जाएगी हमारी वोल्टेज, हमें दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और यहां से फिर हम करंट निकाल लेंगे V इज इक्वल टू IR लगा के। तो R हमें निकालना पड़ेगा, R निकालने से पहले हमें R6 और R7 निकालना पड़ेगा। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। पहले इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये पैरेलल है तो ऐसे करके निकालेंगे। रिजल्टेंट है R6 यानी 1/R6। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो 1/10 प्लस 1/40। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 40, 10 4 जा 40 और 40 1 जा 40, यानी 1/R6 जो यहाँ से मेरे को मिल रहा है वो आ रहा है 40/5, यानी R6 कितना आ रहा है, 5 8 जा 40, यानी R6 बच्चों आ गया मेरा 8 ओम। क्लियर है। ऐसे ही मैं R7 निकालूंगा, तो R7 में भी मुझे पैरेलल लगाना है, तो क्या लगेगा 1/R7 इज इक्वल टू किस का पैरेलल है, R3 R4 R5। तो जल्दी से लिखेंगे 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इनकी मैं वैल्यू रख देता हूँ, 1/R7 इज इक्वल टू 1 कितना है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इनका एलसीएम जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा 60। तो क्या आएगा, 32 जा 60, 2 1 जा 2, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 61 जा 60, 1 1 जा 1, 1/R7 हो गया। तो 1/R7 कितना आया बच्चों, 3 और 2 5 और 1 6, 6/60। इनको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो R7 आ जाएगा 60/6 यानी 10 ओम। ठीक है। तो R7 बच्चों कितना आ गया है, 10 ओम। ठीक है। अब बट मेरे को तो R चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस उसने पूछा है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए हमारे, सीरीज में, क्योंकि एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट है और बाकी दोनों बैटरी से कनेक्ट है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा बच्चों R, वो होगा हमारा R6 प्लस R7, क्योंकि अब ये सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है ये हमारा
तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R6 कितना फाइंड करा है 8 और R7 कितना फाइंड करा है हमने 10। तो R जो आ गया टोटल हमारा 18 ओम आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूं तो वोल्ट यानी बैटरी हमारी 12 वोल्ट की और रेजिस्टेंस आया है हमारा 18 का। तो I आ गई V अपॉन R, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 यानी 2 अपॉन 3 एम्पियर हमारी करंट आ गई। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन इतना था, लेकिन इसमें हम फर्दर चीजें भी करेंगे जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट तो आ गई। अब देखो, अगर वो मेरे से ये कहता है कि इस वाले इन वाले रेजिस्टेंस में एक का कर लेते हैं, बाकी का नीचे वाले का आप सिमिलरिटी से कर लोगे। तो अब आ जाता है पहले वाले पेयर का। वो कहता है कि इन वाले यानी R1 का वोल्टेज भी बताओ, R2 का वोल्टेज भी बताओ और R1 R2 में करंट भी बताओ। तो देखो R1 R2 में करंट सेम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। देखो यहाँ से जो करंट जाएगी, यहाँ से जो करंट जाएगी I, ये टोटल करंट होगी और यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 और इधर चली जाएगी I2। ठीक है, तो I1 I2 हमारी करंट हो जाएगी। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये आया और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये आया। ठीक है, तो हमने देखा सीरीज में करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। पहले R6 यानी इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे, तब हमारी करंट आ पाएगी। तो सबसे पहले मैं R6 पे वोल्टेज निकालता हूँ। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, R6 पे टोटल रेजिस्टेंस और इनटू टोटल करंट। टोटल करंट अभी मैंने कितनी निकाली है 2/3, I कितनी निकाली है 2/3। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, V का फॉर्मूला बच्चों कितना होता है, V इज इक्वल टू IR। और मैं V6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं R6 रेजिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू IR। I कितना निकाला है मैंने 2/3 और R कितना है मेरा 8 यानी 16/3। यहाँ पे करंट वो आ चुका है हमारा वोल्टेज 16/3 वोल्ट हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे वोल्टेज आ चुका है। V इज इक्वल टू IR हमने लगा दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये वाला जो वोल्टेज आया 16/3 ये इन दोनों में होगा, दोनों में यही वोल्टेज होगा 16/3 क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब मेरे को निकालनी है करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब I कौन सा वाला निकाल रहा हूं मैं, 1 वाला। तो रेजिस्टेंस भी कौन सा लूंगा मैं, 1 वाला। वोल्टेज दोनों पे सेम होगा तो वोल्टेज में निकाल चुका हूं 16/3। तो वैल्यू पुट करो 16/3 अपॉन R1 कितना है मेरा 10। तो यानी आ जाएगा 16/30 यानी 8/15 एम्पियर हो जाएगी मेरी करंट। तो मैंने एक छोटा सा सैंपल आपको करके दिखाया था कि हम कैसे निकालते हैं। इन दोनों पे वोल्टेज वही होगा जो R6 पे वोल्टेज होगा। R6 पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू I और R। ठीक है, जब वोल्टेज आ जाएगा तो वोल्टेज तो हम लेंगे अपना वाला जो हमने R6 पे निकाला है और रेजिस्टेंस ले लेंगे ये वाला। तो V/R से हम क्या निकाल लेंगे, I। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करंट निकाल सकते हैं। अगर आप इस सबको नोट डाउन कर ले तो मैं पूरे का करंट और वोल्टेज आपको निकाल के दिखा दूंगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं टोटल वोल्टेज और करंट आपको निकाल के दिखा सकता हूं, या फिर अभी भी मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। ये रेजिस्टेंस हमारा कंफर्म हो गया, इधर वाला इस स्पेस को बना लेता हूं। ठीक है, तो अब हमारी क्या हुआ, यहाँ वाला वोल्टेज हमारे पास आ चुका है तो वो दोनों में सेम होगा। तो I1 निकाल दिया। अब बच्चों निकालते हैं I2 के लिए भी मेरे को ये लगाना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो V जो होगा वही होगा जो इसके इस पे था यानी V6 अपॉन करंट सेकंड में निकाल रहा हूं तब की बार हो जाएगा R2। तो V6 मैंने कितना निकाला था 16/3 अपॉन R2 और R2 कितना है मेरा 40। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 8 5 जा 14 5 3 जा 15 यानी इसमें जो करंट आई है वो आई है 2/15 और उसमें आई थी 8/15। और आप खुद भी इसको देख सकते हो, इसमें करंट कम गई है, इसमें करंट ज्यादा गई है।
तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट कम जाती है, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे करंट ज्यादा जाती है। अब अगर मुझे इन वाले रेजिस्टेंस में भी करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज निकालूंगा, तो वो जो वोल्टेज होगा वो इन तीनों में वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V7, तो V इज इक्वल टू क्या होता है I R, तो I तो वही है जो टोटल करंट जा रही है इसमें, यानी 2/3 I, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आया था मेरा 10, यानी ये वाला वोल्टेज हो जाएगा बच्चों 20/3। क्लियर है बात? तो ये V7 आ गया। अब मेरे को बारी बारी से करंट निकालना है, इसको बोलते हैं हम कि बच्चों ये I3 करंट होगा, ये I4 होगा, और ये हो गया हमारा I5 करंट। तो जब मैं I3 निकालूंगा तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V7, यानी यहाँ वाला जो वोल्टेज होगा वो तीनों में ही होगा, तो V7 अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा लूंगा मैं, जिसके रेस्पेक्ट में करंट निकाल रहा हूं, यानी R3। तो V7 कितना निकाला था मैंने अभी 20/3 इंटू R3 कितना मेरा 30 ओम, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2/9। अब बाकी दोनों करंट आप निकाल के दिखाएंगे, यहाँ पे I4 लेंगे तो I4 के लिए हो जाएगा V7/R4। V7 मतलब इन दोनों पे जो वोल्टेज था जो कि इस रेजिस्टेंस पे होगा वोल्टेज, तो V7/R4 से I4 आ जाएगी। जब मैं I5 निकालूंगा तो वो हो जाएगी V7/R5। तो इस तरीके से हमें ये सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान बस यही रखना होता है कि जो सीरीज होती है उसमें करंट सेम होती है, और जो पैरेलल होते हैं उसमें वोल्टेज सेम होता है। इन तीनों पे एक ही वोल्टेज है, दैट इज V7, जो मैंने निकाला था यहाँ पे V7 टोटल करंट इंटू R7। इन दोनों पे वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे करंट का डिवाइडेशन होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है। इसी टाइप के चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लिया है मैंने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया है, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो गया होगा क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था। अब जरा कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखो इस बार ये सर्किट दिया है और वो कह रहा है कि इसमें टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। तो देखो ये वाले दोनों रेजिस्टेंस जो है ये हमारे सीरीज में है, तो यानी अगर मैं इससे नेक्स्ट फिगर देखूं तो क्या फिगर बनेगी अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो ये ऐसे बना हुआ है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा ये, तो ये इससे नेक्स्ट फिगर हमारी बनेगी, ठीक है। अब अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लेता हूं तो नेक्स्ट फिगर हमारी क्या बनती है, ये और इन दोनों का एक में ही कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर हो जाएगी हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। और इससे भी नेक्स्ट फिगर हमारी क्या बनेगी उसको मैं इधर लिख लेता हूं, एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और यहाँ पे हमारी बैटरी लग जाएगी, ऐसे करके बन जाएगी। तो देखो इन दोनों का R3 और R4 का जो है वो मैं ले लेता हूं R5, तो यानी ये हो गया बच्चों R5, ये R2 रहेगा और ये R1 रहेगा, ठीक है। R5 और R2 का जो है वो मैं ले लेता हूं बच्चों R6, यहाँ पे लिया है मैंने, ये हो जाएगा R1 ही रहेगा, और R6 और R1 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा टोटल रेजिस्टेंस यानी R, और V कितना है मेरा 24 वोल्ट। तो देखो मेरे को यहाँ पे R4 तक की वैल्यू पता है, सबसे पहले मैं R5 निकालता हूँ, बहुत सिंपल है, ये इन दोनों का सीरीज है, यानी R5 जो होगा वो होगा R3 प्लस R4, ठीक है। R3 प्लस R4 हो गया, तो R5 हमारा आ जाएगा, R3 कितना है 6 प्लस R4 कितना है 4, यानी R5 आ गया हमारा बच्चों 10 ओम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा 10 ओम। अब R5 और R2 हमारे पैरेलल में, तो R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 10 ओम दी हुई है, ये तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है R6, तो मैं यहाँ से R6 निकालूंगा जो कि पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/R6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R5 और 1/R2, यानी 1/R2 प्लस 1/R5, तो 1/R6 कितना हो जाएगा, 1/R2 है मेरा 1/10 प्लस 1/R5 है मेरा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/R6 इज इक्वल टू 2/10, और इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो R6 कितना जाएगा 10/2 यानी 5 ओम। तो यानी ये जो रिजल्टेंट आया R6 ये हो जाएगा हमारा
यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ओम हो गया R6। अब R1 और R6 हमारे किसमें सीरीज में, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R6। R1 कितना दिया हुआ है मेरे को 7 और R6 मेरा कितना आया 5, यानी 12 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस बच्चों हमारा आ चुका है 12 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ चुका है 12 ओम। यहाँ से अब मेरे को निकालना है करंट I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। टोटल वोल्टेज कितना है 24, R कितना है मेरा 12, यानी I कितना आ गया मेरा 2 एम्पियर करंट आ गई मेरे को टोटल एम्पियर। ठीक है, टोटल सर्किट में करंट कितनी है मेरी 2 एम्पियर। अब हर एक सर्किट की करंट बाद में निकालेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट वाले ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इस बार हमें टोटल करंट दी हुई है तो हमसे वोल्टेज फाइंड करा रहा है, उसके लिए भी मेरे को R पता होना जरूरी है। तो रिजल्टेंट R निकालते हैं सबसे पहले। अगर मैं इन दोनों का कंस्ट्रक्ट करता हूं, यानी इन दोनों का कंबाइन लेता हूं इफेक्ट, तो नेक्स्ट फिगर मेरी कैसी बनेगी, ये दोनों सीरीज में हो गए और इन दोनों का पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बैटरी लग जाएगी और ये हमारी डायग्राम आ जाएगा R1 R2 R3 R4। तो इसको मैं लेता हूँ R5 जो कि R3 और R4 का रिजल्टेंट है। R2 दिया है मेरे को 10 ओम और R1 एज इट इज रहेगा 10 ओम। अब देखो बड़ा सिंपल होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को देखूं तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी, तीनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा हमारा, जिसका नाम हम देंगे R5 तक हमारे पास नाम आ चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा R6। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। टोटल करंट उसने मेरे को दे रखी है 2 एम्पियर और इसी की हेल्प से हम वोल्टेज निकाल पाएंगे। तो जल्दी से पहले हम R5 निकालते हैं। R5 है 1/R5 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 1/R5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3 है 10 R4 भी 10, यानी 1/10 प्लस 1/10। तो यानी R5 1/R5 कितना हो जाएगा 2/10। रेसिप्रोकल कर देंगे तो R5 आ जाएगा 5 ओम। तो R5 पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस इस बार सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका मैं ले लेता हूँ R6 नहीं, टोटल रेजिस्टेंस को R से डिनोट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस R ले लिया। R किसका सीरीज है, R1 R2 R5 सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R5। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R1 है मेरा 10, R2 है मेरा 10 और R5 है मेरा 5। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 25 ओम। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हो गया 25 ओम। क्लियर है। अब मेरे को यहाँ से वोल्टेज निकालना है, तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो V कितना हो जाएगा मेरा, I कितना है 2 एम्पियर और R कितना है मेरा 25 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको करंट और वोल्टेज निकालना मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इजी है। तो अब ये हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को इन रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो और इनमें, तो देखो इनमें करंट निकालना बहुत इजी है। जो टोटल करंट है वो इन दोनों में होगी, यानी इनकी करंट हमें पता है 2 एम्पियर 2 एम्पियर। क्लियर है। तो इनका वोल्टेज भी मेरे को पता चल जाएगा। अब वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो इन दोनों का मेरे को वोल्टेज भी पता है और मेरे को करंट भी पता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी, जो टोटल करंट है और इनकी करंट क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज निकाल लेंगे। जो वोल्टेज होगा वही दोनों में होगा वोल्टेज, और वोल्टेज आ जाएगा तो फिर उससे हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मुझे दिख रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल मेजरमेंट के दिए हैं, तो जो 2 एम्पियर करंट है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बदल जाते हैं तो उसका मेथड क्या होता है निकालने का, ये आपको देखना है। सबसे पहले इन रेजिस्टेंस पे हम वोल्टेज निकालेंगे, यानी R5 में जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों में वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे करंट वही आ रही है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 5, तो V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, V5 पे जो रेजिस्टेंस होगा IR, I कितना है 2, R कितना है 5, तो ये 5 पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 10 वोल्ट, यानी इस पे कितना वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। तो इन दोनों पे भी 10 वोल्ट ही होगा, V3 भी 10 वोल्ट और V4 भी 10 वोल्ट।
यहाँ से अब आप आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू कितना होता है v अपॉन आर, यानी 10/10 कितना आया 1, और यहाँ पे भी 10/10 कितना आएगा 1। तो मेथड ये होता है निकालने का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों को देखता हूं मैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस हो जाता है। तो डायरेक्ट अगर दोनों का हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखें तो मैं इस स्टेप को यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। ये R3 है, ये R4 है, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 मिलके कितना बन जाता है हमारा 6। तो R3 और R4 का जो कंबाइन है वो मैं ले लेता हूं 6 ओम, और उसको नेमिंग कर दूंगा मैं, इनका कंबाइन इफेक्ट जो होगा वो नेमिंग कर देंगे R7। R7 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो R8 ले लेंगे इसको। तो R8 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 6 ओम, क्योंकि एक 2 था एक 4 था, सीरीज में लगे हुए थे, डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब देखो अगली जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। तो अगली फिगर क्या बनेगी, ये हमारा बन गया, और इन दोनों का कंबाइन होकर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा नीचे ये A और B, 2 पॉइंट दिए हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद इन दोनों का एक आ जाएगा पैरेलल का, और फिर ये हमारे A और B आ जाएंगे। ठीक है, तो R2 और R8 का ले ले रहा हूं मैं R9, और R5 और R6 का ले ले रहा हूं मैं R10। ये हो जाएगा हमारा R1 6 ओम, और ये हो जाएगा हमारा R7 4 ओम। फिर ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो रेजिस्टेंस निकालना है वो A और B के बीच में निकालना है। इस बार इन चारों को हम सीरीज में नहीं बोल सकते, ये दोनों पहले सीरीज में होंगे, फिर ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर दोनों जो आएंगे वो हमारे पैरेलल में होंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम पैरेलल निकालेंगे, जिसे R9 बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/R9 = 1/R2 प्लस 1/R8। तो वैल्यू रख देते हैं 1/R9 = 1/R2 कितना है 4 प्लस 1/6। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, यानी R9 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12/5। कितना आ गया हमारा इसका 12/5। क्लियर है। अब R10 निकालते हैं। R10 कितना हो जाएगा 1/R10 = हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस 1/8, यानी 1/R10 आ जाएगा हमारा 2/8, तो यानी R10 आ जाएगा हमारा 8/2, यानी 4 ओम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ ये आ गया हमारा 4 ओम। ठीक है, अब ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर हम किस में निकाल लेंगे, पैरेलल में निकाल लेंगे। किस में निकाल लेंगे हम, पैरेलल में निकाल लेंगे। तो पहले इन्हें सीरीज में करते हैं। तो इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा मैं डायग्राम यहीं पे बना लेता हूं, जो भी आएगा यानी 6 होगा वो R9 R10 R11 ले लेते हैं। तो R11 जो होगा वो आएगा हमारा 6 प्लस 12/5, यानी 5 6 30 और 12 42/5 आ जाएगा। इसको मैं R11 दे दे रहा हूं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों का एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बन गया एक ही रेजिस्टेंस, और ये हो गया बच्चों R11 जिसकी वैल्यू आई है 42/5। अब इन दोनों का जो आएगा वो हमें यहाँ से दिख ही रहा है, R12 ले लेते हैं, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि सीरीज में है। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं हम R12 कितना हो गया हमारा 8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/R = 1/R11 यानी 5/42 प्लस 1/8, ये हो गया 8। तो इन दोनों का एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम इनका कितना आएगा 42 2 जा हो जाएगा हमारा 64 42 64 40 84 हो जाएगा। 84 कैंसिल नहीं होता हमारा 8 से, तो ये हो जाएगा 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 12 से कैंसिल नहीं हो रहा। 4 जा
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 168 आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 42 4 जा 4 5 जा 20 प्लस 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 यानी 21। तो बच्चों आर कितना आ जाएगा मेरा 168 अपॉन 41 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सीरीज और पैरेलल के काफी सारे क्वेश्चन किए। अब हम चलते हैं अपने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या फाइंड करा रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल। तो जितना भी हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो यूनिट में आता है, 100 यूनिट 200 यूनिट। तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 यूनिट में कितनी एनर्जी हम यूज करते हैं। तो देखो जो हमारी 1 कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और जो हमारी एनर्जी होती है जैसे हम जूल की बात करते हैं, तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था H इज इक्वल टू VIT, ठीक है। तो VI कितना होता है हमारा पावर, यानी H को मैं लिख सकता हूं P इंटू टी। तो यानी जो जूल होता है यूनिट वो होती है वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट हमारी क्या होती है? किलोवाट इंटू आवर। तो अगर मैं 1 किलोवाट आवर, जिसको कि मैं 1 यूनिट बोलता हूं, अगर मैं उसको वाट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी एनर्जी यूज करी है जूल में। तो 1 किलोवाट आवर है, तो अगर इसको मैं वाट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट, ठीक है। आवर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आवर को पहले मिनट में करेंगे तो 60, सेकंड में करेंगे तो 60, ये हो गया हमारा सेकंड। 1 किलोवाट आवर होती है बच्चों 1 यूनिट, जिसको कि हम 1 कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 20 इंटू 1000। तो ये बच्चों कितना आ गया? अब मेरा ये बन गया वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आया मल्टीप्लाई करके? ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा वाट सेकेंड, जिसका दूसरा नाम होता है बच्चों जूल। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मेरे को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड को लिखते हैं जूल। तो ये जो रिलेशन होता है मेरा 1 कमर्शियल यूनिट होता है वो आता है मेरा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। कई बार ये रिलेशन डेवलप करने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, और जितने हमारे न्यूमेरिकल होंगे उसमें तो ये रिलेशन यूज ही होगा कि जो 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी का यूज होता है। अगर जूल दिया हुआ है तो हम उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर यूनिट दिया हुआ है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इस स्केल की जरूरत होती है। अब चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वॉट्स ऑपरेट 8 आवर पर डे। यानी सबसे पहले मेरे को वॉट दिया हुआ है, तो यानी मेरे को पावर दे दी है 400 वॉट 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। भाई 1 डे में कितना चल रहा है? 8 आवर, तो 30 डे में कितना चलेगा बताओ? टोटल आवर्स निकाल लेते हैं यूनिटरी मेथड से। तो 30 आवर्स में कितना चलेगा? 30 इंटू 8 यानी 240 आवर्स आ गया, ठीक है। और मेरे को क्या दिया हुआ है? ₹3 पर किलोवाट आवर। यानी किलोवाट आवर क्या होती है? कमर्शियल यूनिट। यानी 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी दी है मेरे को? ₹3। तो सबसे पहले मैं अपना इसमें जो एनर्जी निकालूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूनिट में ही फाइंड कर पाऊं। तो एनर्जी जो होती है हीट या उसे वर्क डन भी बोल सकते हैं, वो होता है हमारा P इंटू टी। तो पावर मेरे को दिया हुआ है कितना? 400, और जो टाइम है वो मेरा है 240 आवर्स, ठीक है। तो अभी देखो ना मैंने इसको सेकंड में करा है और ना मैंने इसको किलोवाट में किया है, तो इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। देखो अगर मेरे को डायरेक्ट यूनिट चाहिए तो वो होती है किलोवाट आवर, तो ये ऑलरेडी आवर में इसको नहीं छेड़ेंगे,
ये वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे बस। तो ये कितना हो जाएगा 400/1000। अब ये किस में बन गया, किलोवाट में, इंटू 240। तो यानी आगे जो यूनिट आएगी वो आएगी किलोवाट आवर। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, 24 4 जा 96, और किलोवाट आवर को मैं लिख सकता हूँ यूनिट, यानी 96 यूनिट हमारी एनर्जी होगी। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मुझे कितना दिया हुआ है 3 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 96, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, 3 9 27 और 1 28 रुपीज, यानी 288 रुपीज बिल आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एनर्जी जूल में पूछता तो यहाँ के बाद में क्या करता, यहाँ के बाद में करता 400 इंटू 240, ये आवर्स है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करके इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जूल। जूल क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये वाट इंटू सेकंड हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है वैसे करना, कर सकते हो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 1 2 3 इंटू 6 इंटू 100। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 और 3 हो जाएगा 57, और 0 कितनी है 3 और 2 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगा 5। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 5 जा 30 और 4 34 इंटू 10 इज टू पावर 5। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 3.456 इंटू 10 इज टू पावर 8 जूल। तो ये हमारी जूल में एनर्जी आ जाएगी। तो जब हमें जूल में चाहिए होता है तो वाट और टाइम को सेकंड में बनाने की कोशिश करते हैं, और जब मेरे को कमर्शियल यूनिट चाहिए तो आपको वाट को तो किलोवाट में लेना है और टाइम को हमें आर में लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। एक रेजिस्टेंस है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये पूरा वायर है और ये रेजिस्टेंस है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है आर। इसको 5 पार्ट में कट कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 पार्ट में कट कर दिया। तो अब आप बताओ एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/5 होगा या नहीं होगा। इसका तो ये भी R/5 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पे मान लेता हूँ इसका R है, जब भी तो ये सीरीज में जुड़ के R बैठेगा, ऐड होके तभी तो R बैठेगा, ये R/5। तो ये पूरा रेजिस्टेंस था, इसको 5 पार्ट में मैंने कट कर दिया। अब वो ये कह रहा है इन 5 पार्ट्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब इनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ दूसरा आ गया, सेकंड रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे फोर्थ रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पे फिफ्थ रेजिस्टेंस आ गया। 5 पार्ट में हमने उसको कनेक्ट किया था, ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो हर किसी का कितना है R/5 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 और इसका भी R/5। तो हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/R। ये हमारा R डैश ले लेते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो 1/R/5 करूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो मैं ये देखूंगा 1/R डैश कितना हो जाएगा मेरा, सबका एलसीएम हो जाएगा R। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और वैसे भी ये सेम है तो डायरेक्टली 5 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी 25/R। दोनों साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो R/25। यानी जब मैं एक वायर को 5 पीसेस में कट करके पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा R/25।
5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वी रिक्वायर्ड एन रेजिस्टेंस। तो यानी मैंने एन रेजिस्टेंस ले लिया। तो अब अगर मैं उनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, वो सब पैरेलल में है, तो 1/76 प्लस 1/176 प्लस 1/176, और ये कहाँ तक जाएंगे, अप टू n टर्म्स। कहाँ तक जाएंगे, n टर्म्स, क्योंकि मेरे पास n रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/, देखो अगर 1/76 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख देते हैं 2/176। अगर ये 3 टाइम्स है तो लिख देंगे 3/176। अगर ये 4 टाइम्स है तो लिख देंगे 4/176। मैंने ये n टाइम्स लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n/176। तो यहाँ से अगर मैं r कैलकुलेट करूँ, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 176/n। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि हमें उसने वोल्टेज और वो दिया है करंट। तो V इज इक्वल टू दिया है हमें 220 वोल्ट और I दिया है मेरे को 5 एम्पियर। तो हमें फॉर्मूला लगाना है V इज इक्वल टू IR। तो V कितना दिया है 220 इज इक्वल टू I कितना दिया है 5, और टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट वो निकाला है मैंने 176/n। तो n उधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू 220 डिवाइड में आ जाएगा 5 × 176/220। ये दोनों 11 से कैंसिल है, 11 से कट करा तो 20, 11 बन जा 11, 11 6 जा 66। तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी हमें 4 रेजिस्टेंस की जरूरत है। अगर हम 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो 220 वोल्ट पे वो 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट पार्ट में 9 ओम लेके आना है और सेकंड पार्ट में 4 ओम लेके आना है। यानी गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास 6 ओम रेजिस्टेंसेस के 3 पीसेस हैं। कितने पीस हैं, 3 पीसेस, और इनको इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन में ऐड करना है कि फर्स्ट वाला पार्ट में करके देखता हूं कि 9 ओम आना चाहिए। देखो अगर मैं तीनों को सीरीज में ऐड कर दूं तो 6 6 6 18 हो जाएगा, यानी आंसर नहीं आएगा। तीनों को पैरेलल में कर दूं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कितना हो जाएगा 3/6। उसको रिवर्स कर देंगे तो 6/3 यानी 2 आएगा, तब भी हमारा 9 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि 2 को एक साथ लेना है, किसी कॉम्बिनेशन में एक को अलग लेना है। अब जरा देखते हैं, एक चीज का आप ध्यान देंगे, जब भी मेरे पास दो सेम रेजिस्टेंस होंगे, सपोज दैट 6 6 है और उनको मैं पैरेलल में लेता हूं, तो हमेशा उनका हाफ आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा हाफ आएगा। कोई भी अमाउंट हो तो आप ये देख सकते हैं 1/r = 2/6, r हो गया 6/2, हमेशा हाफ आता है। तो अब देखो मेरे को 9 ओम लाना है, अगर 6 में मैं 3 ऐड कर दूं तो हमारा 9 बन जाएगा। यानी इसमें हमें कैसा कॉम्बिनेशन लेना है कि एक तो लेना है मेरे को सीरीज में यानी 6 ओम, और बाकी दोनों लेने हैं मेरे को पैरेलल में, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए हमारा सीरीज में। यानी मेरे को इस टाइप से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कॉम्बिनेशन में लेने हैं। तो अब आप ये देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जब इसका रिजल्टेंट आएगा तो वो 3 आ जाएगा, और 3 फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे ये कनेक्ट करने हैं। डायग्राम और भी तरीके से बन सकता है, आप इन दोनों पैरेलल को यहाँ बना सकते हो, या आप इन दोनों पैरेलल को पहले यहाँ बना सकते हो, सीरीज वाले को बाद में रख सकते हो। कहने का मतलब ये है ये दोनों पैरेलल में होने चाहिए, उसके रिजल्टेंट के साथ ये हमारा सीरीज में होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहा है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो 4 ओम आना चाहिए।
तो 4 कैसे आ सकता है, अब हम ये देखेंगे। तो देखो मैंने तीनों सीरीज और तीनों पैरेलल में करके देख लिया, हमारा आंसर ये नहीं आ रहा 4। एक से आया था 18 और एक से आया था 2, और 2 को पैरेलल में कर लिया, एक को सीरीज में कर लिया, उससे आ गया 9। अब केवल एक ही मेथड बचा है, 2 को सीरीज में करो और फिर उन दोनों को जो सीरीज वाले हैं थर्ड के साथ पैरेलल में कर दो। यानी मुझे क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ये हो गया बच्चों 6 और दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 6, ये दोनों हमने सीरीज में लिए और इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ थर्ड वाले को हमें पैरेलल में लेना है, यानी ये कॉम्बिनेशन हमारा आना चाहिए। यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे और जरा अभी इसका रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं। 6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12 आ जाएगा और ये भी हमारा 6 है, तो 12 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे। जरा इनका रिजल्टेंट निकालना, 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 12, 12 बन जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 यानी +2 हो गया, ये हो गया हमारा 1/r। इधर आ जाएगा ये हमारा 3/12, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, r आ गया हमारा 12/3 यानी 4 ओम। तो यानी जब मुझे रिजल्टेंट 9 ओम लाना है तो मुझे ऐसे कनेक्ट करना होगा, और जब मुझे रिजल्टेंट 4 ओम लाना है तो मुझे ऐसे कनेक्ट करना होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट, यानी V कितना दिया है बल्ब के लिए 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक सप्लाई R रेटेड 10 वॉट, बल्ब की पावर कितनी दी है 10 वॉट, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि बल्ब के केस में एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी लिया था, उसमें हम करंट फाइंड नहीं करते क्योंकि P का फॉर्मूला होता है VI, क्योंकि जो करंट होती है वो डिपेंड करती है कि हाउ मच रेजिस्टेंस ए लोड है, यानी लोड में रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स होता है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी V²/R, तो यहाँ से R निकालेंगे तो R कितना हो जाएगा हमारा V²/P, तो यहाँ से हमें बल्ब पता चल जाएगा किस रेटिंग का है, तो V हो जाएगा 220 × 220 अपॉन पावर कितनी हो जाएगी हमारी 10 वॉट, ये कैंसिल हो गया, तो R कितना हो जाएगा मेरा 220 × 22 ओम। तो ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। अब उसने बोला है कि हम कितने बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करें और मेरे को 220 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट करने हैं जिससे कि मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही प्रोड्यूस हो। तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि ऐसे हमारे n रजिस्टर हमने यूज किए हैं और किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में, तो उन सब का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मेरे पास लेट V कनेक्टेड n रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, तो मैंने उनको n लेट कर लिया, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 1/r'। ये तो एक रेजिस्टेंस का है, मैंने r' ले लिया जब हमने n कनेक्ट करे, तो क्या होगा 1/, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरी 220 × 22, यानी 220 × 22। इसको सिंपलीफाई नहीं करते, ऐसे ही रख लेते हैं तो इजी रहेगा क्वेश्चन। अगले की भी यही होगी क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की है वैल्यू, तो पैरेलल में तो 1/, में ऐसे चलते रहेंगे और कहां तक n तक। तो मैंने ये बताया था अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी कि अगर ये टर्म 2 टाइम्स लिखी हुई है तो हम लिख देंगे 2/220 × 22। अगर ये टर्म 3 टाइम लिखी हुई है तो लिख देंगे 3/220 × 22। अब ये कितनी टाइम्स लिखी हुई है n टाइम्स, तो इसका एडिशन आ जाएगा n/220 × 22। अब इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि हमारा होगा 220 × 22/n ओम, ठीक है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को n फाइंड करना है, तो उसने बोला है कि आप उनको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करो और करंट मैक्सिमम 5 एम्पियर होना चाहिए, यानी वोल्टेज दे दिया मेरे को 220, करंट हो गया 5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाला है ये, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 220 × 22/n। n इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में,
तो आ जाएगा 5 इंटू 220 इंटू 22 अपॉन 220। 220 से 220 कैंसिल, n इज इक्वल टू 110 बल्ब। ठीक है, 22 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 बल्ब। तो अगर हमसे इस तरह से वो पूछता है कि कितने रेजिस्टेंस यूज करूं या कितने बल्ब यूज करूं, तो आप उनको पहले n लेट कर लोगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, तो वो n अपॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर आप उनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर वो V और I गिवन दे देता है, V इज इक्वल टू IR ओम्स फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लैंप्स आर रेटेड, दो लैंप हमें अलग अलग दिए हुए हैं। तो P1 यानी पहले की पावर जो दी हुई है वो 100 वॉट दी हुई है और वोल्टेज जो दिया हुआ है V1 वो 220 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा जो बल्ब है उसकी पावर दी हुई है हमें 60 वॉट और वोल्टेज उसका भी सेम दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ से पहले हम बल्ब निकालेंगे। बल्ब फाइंड करने का मतलब है बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1। तो R1 मेरा कितना आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है मेरी 100। कैंसिल कैंसिल दोनों जीरो, तो R1 आ जाएगा मेरा 1/20, नहीं R1 आ जाएगा मेरा कितना 22 इंटू 22 ओम। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी R2 निकालते हैं, तो P2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला P2 स्क्वायर अपॉन R2। तो यहाँ पे मेरा R2 आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा P2। P2 कितना मेरा 60, ये कैंसिल, तो यानी R2 आ गया मेरा 220 इंटू 22 अपॉन आ गया मेरा 6। क्लियर है। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है, इन पैरेलल। तो इनका जरा रिजल्टेंट निकालते हैं। 1/r जो होगा वो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। R1 मैंने कितना निकाला है 22 इंटू 22 यानी 1/22 इंटू 22 प्लस R2 कितना निकाला है ये, यानी 1/, में 6 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 22। इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे एलसीएम अब इजी आ जाएगा। एलसीएम आता है इनका 220 इंटू 22। इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 10 ऊपर आ जाएगा, वहां 6 मिलेगा 1/r। तो r कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे 220 इंटू 22 अपॉन 16। ये आया है मेरा r। अभी क्या पूछ रहा है ये, What current is drawn from the main supply is voltage is 220। तो मेरे को I निकालना है, तो ओम्स लॉ लगा V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V कितना है 220 अपॉन R कितना है 220 इंटू 22 अपॉन 6 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा 16, सॉरी जो 16 है वो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो 220 से 220 कैंसिल, तो जो करंट आएगी वो आ जाएगी हमारी 2 8 16 और 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, यानी 8/11 एम्पियर। इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाया 11 7 जा 77, 3 बचेगा 11 2 जा 22, 8 बचेगा 7 2 7 एम्पियर। तो इतनी करंट हमारी ड्रॉ होगी। तो जैसे बल्ब की रेटिंग देता है, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर वो जिस भी तरीके से बल्ब को कनेक्ट कराता है, 2 बल्ब हो, 2 बल्ब हो, 3 बल्ब हो, 5 बल्ब हो, उनको आपस में उसी फॉर्मूले से कनेक्ट कर देंगे और फिर फाइनल में V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material? Material wire का same है,
हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। तो यानी लेंथ और एरिया पे जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है उससे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L/A। तो जो रो होती है वो रेजिस्टिविटी होती है, और जो रो है वो जो मटेरियल अगर सेम है तो सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होती है, यानी रो में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अगर मैं R1 की बात करूं पहले वाले केस की, तो उसमें जो उसकी लेंथ दी है वो A दी है और जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो A दिया है, यानी जो वायर का रेजिस्टेंस है वो रो L/A और कितना दिया है 4 ओम, और R1 कितना दिया है मेरे को 4 ओम, यानी ये उसने 4 ओम दिया है। अब वो कह रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस आप फाइंड करो जब उसकी लेंथ कितनी कर दी है रो L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया डबल। तो अब हम ये देखेंगे कि जो R2 है वो हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे रो L/ ये वाला जो 2a भी नीचे आ जाएगा 4a। तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 और ये हो जाएगा रो L/A। और रो L/A बेसिकली हमारा ये R1 है। क्या है ये हमारा R1 रो L/A, जो कि मुझे दिया है 4 ओम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, यानी R2 कितना आ गया हमारा 1 ओम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो हम उन्हें इस तरह से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को जरा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। R इज रो L/A, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर द लेंथ ऑफ वायर इज मोर तो देन रेजिस्टेंस विल बी मोर, यानी अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A का मतलब क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सॉरी, अगर मैं 1/A बोलूंगा तो मुझे प्रोपोर्शनली बोलना पड़ेगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये रिजल्ट आ जाता है, यानी ऐसे आ जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं रो, और रो क्या होता है, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होती है। उसकी लेंथ और एरिया, अगर हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम उसको बढ़ाते घटाते हैं तो उसके बेस पे रेजिस्टेंस वेरिएट करता है। ठीक है,